हेलो बच्चों, मैं सविता पाठक और आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया चैनल। बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य। तो बच्चों, हमको पाठ चालू करने से पहले वो जो राइटर हैं जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का हम जीवन परिचय देख रहे हैं। और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ और काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थिति अनुकूल ना होने के कारण वे 8वीं तक ही पढ़ पाए। बाद में घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। और बच्चों, जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ होते हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ और उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। बच्चों, कामायनी इनका महाकाव्य है जो कि बहुत प्रसिद्ध काव्य है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। गद्यकार का अर्थ है लेखक, है ना। इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं जिसमें इनके प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। साथ ही कंकाल, तितली और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी का जो साहित्य है जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति का प्रेम और देश प्रेम और शैली की लक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट झलक दिखाई देती है। इसके साथ बेटा यहाँ पर अपन देख रहे हैं बच्चों, प्रेमचंद्र ने, है ना, हंस पत्रिका का संपादन किया और प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें और प्रसाद जी इससे सहमत ना थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद यह बताना चाह रहे हैं इस पाठ के माध्यम से कि मुझे कविता तो नहीं लिखना है, परंतु मेरे मित्रों ने आग्रह किया है और उसमें मैंने जो असहमति दी है उसी से इस कविता की उत्पत्ति हुई जो कि आत्मकथ्य है। यह कविता पहली बार हंस पत्रिका, हंस के आत्मकथा विशेषांक में 1932 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1932 में। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं बच्चों, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। उन्होंने बिंबों के माध्यम से अपनी बातों को उन्होंने यहाँ पर बतलाया है। उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान, रोचक और मानकर लोग वाह वाह करें। यहाँ पर मतलब जयशंकर प्रसाद का कहना यह है कि मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं पाई है जिसको मैं अपनी आत्मकथा में लिख सकूं, जिससे मैं अपनी वाह वाह करवा सकूं। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी झलकती है। यहाँ पर बच्चों अब अपन पढ़ेंगे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, जो कि इस तरह हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी,
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तो बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी भौरे के माध्यम से अपनी कविता का उल्लेख करते हैं। मधुप का अर्थ होता है भौरा और घनी का अर्थ है अधिक। अनंत का अर्थ है विशाल, जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कविता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे। यहाँ पर मधुप किसको कहा गया है? यहाँ पर मधुप मन को कहा गया है। यहाँ पर मधुप मन को कहा गया है और मन को भौरे की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर मन रूपी भौरे गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है? कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, जिस तरह भौरे फूलों के आसपास ही मंडराते हैं, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भौरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए ना जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। इसके आगे है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि उनका जो जीवन रूपी वृक्ष है, जो कभी सुख व आनंद रूपी हरी पत्तियों से हरा भरा था, अब वो भी सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक कर गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अपन तीसरी लाइन यहाँ देखते हैं बच्चों। यहाँ पर तीसरी लाइन है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। गंभीर है ना, यहाँ पर अपन देख रहे हैं क्या है, गंभीर अनंत नीलिमा है ना, अनंत का अपन ने यहाँ पर देखा है, विशाल है, नीलिमा अर्थात नीला आकाश है, असंख्य यानी जिसकी कोई संख्या ना हो, जीवन इतिहास का अर्थ है जीवन इतिहास, जो हमारे जीवन में घटित हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? जीवन का इतिहास। और यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों अपन व्यंग, व्यंग का अर्थ होता है मजाक और मलिन का अर्थ होता है यहाँ पर गंदा। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके जीवन में सुख की जगह दुख और निराशा ने ली है और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में ना जाने ऐसे कितने महान पुरुष और लेखक हुए हैं, उनके जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि वह स्वयं अपना मजाक उड़वाते हैं। ये कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़कर उनकी कमियों को देखकर उनका मजाक भी यहाँ पर वह बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अपना यह 4 पंक्तियों का अर्थ पूर्ण हुआ है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं, जो कि इस तरह है। 4 पंक्तियाँ और यहाँ पर दी गई हैं, इसकी व्याख्या भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता। दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी। अपनी बीती, बीती यानी जो अपने ऊपर गुजरी हुई हैं वो चीज़ें। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। गागर रीति का अर्थ है मतलब घड़े का खाली होना। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चों? यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी, इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा हुआ है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हमारी कमजोरी का पता हो तो वह हमारा मजाक बनाने लगते हैं। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। कवि अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है।
जिसमें भाव नहीं है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने व्यक्त करना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी उनके मित्र उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वह अपनी आत्मकथा लिखें। इसके आगे कवि आगे कहते हैं, अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में जो सुख, खुशियाँ और आनंद रूपी रस थे, वो सभी रस तुमने ही खाली किए हैं, और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर यानी घड़े से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी घड़े में भर लिया हो, मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ है जिसको मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं, और अपनी आत्मकथा जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर को मैं मतलब मेरे जीवन के घड़े में जो भी खुश और सुखी और आनंद था वह सब आप ले लें, और मेरा घड़ा इस दुख रूपी दुखों से भर जाए। इसके आगे बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।